आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पायल सक्सेना, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एलीट क्रिटिकल केयर आईसीयू, शांति मधुबन प्लाजा, दिल्ली गेट। लक्ष्मीराज जी, मेरे पास एक 51 ईयर्स के मेल आए थे जो कि अपने घर पे गिर गए थे और जिनको फीमर शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ था। जो फीमर की बॉडी होती है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है फीमर, जिसको हम अपने थाई की बोन बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर हुआ था और उसकी बॉडी का फ्रैक्चर हुआ था। तो मेरे पास इनको जिन ऑर्थोपेडिशियन ने भेजा था, इसलिए भेजा था क्योंकि फ्रैक्चर के 2-3 दिन बाद इनको बहुत बुरी तरह से इनकी सांस फूलने लगी थी और ये काफ़ी दिक्कत में आ गए थे। तब इनको मेरे आईसीयू में रेफ़र किया गया था। तो क्या मतलब जब आपके पास आए तो क्या उन तब स्थिति थी और आज की डेट में क्या स्थिति है? जी देखिए, ये एक फीमर का जो फ्रैक्चर होता है, फीमर के कई तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो मेनली फीमर की जो शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, तो शाफ्ट ऑफ फीमर फ्रैक्चर की बात करेंगे। ये जनरली तो ट्रॉमाज में होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होता है और यंग लोगों में कॉमन होता है। बट ये 51 ईयर्स के थे और घर पे ये गिर गए थे ज़मीन पे और उससे हो गया था इनको ये फ्रैक्चर। तो अक्सर क्योंकि ये शरीर के हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, हमारे जो फीमर होती है वो लॉन्ग बोन होती है, प्लस हमारे जो हाथ की ये बोन होती है, ह्यूमरस जिसे हम कहते हैं, ये हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं। और तो लॉन्ग बोन्स में हमेशा एक खतरा होता है उनके फ्रैक्चर में कि आपका जो बोन मैरो है उससे जो फैट के आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, वो निकल के आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। तो जनरली 90 to 95% पेशेंट्स जो होते हैं फ्रैक्चर्स के, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स के, उनमें फैट का जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड में आते ही आते हैं। लेकिन करीबन 10 से 15% लोगों में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं और काफ़ी घातक हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट मेरे पास आए थे, ये बोन मैरो एम्बोलिज्म या फैट एम्बोलिज्म भी हम इसे कह सकते हैं, इसके वजह से ये आए थे मेरे पास। करीब 72 घंटे हो गए थे इनके फ्रैक्चर को हुए और ये हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गए थे। हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू हो गया था। हालांकि इनको प्लान करा जा रहा था फीमर की सर्जरी के लिए, लेकिन तभी इनकी सांस फूलने लगी और कंडीशन में जो है वो काफ़ी गिरावट आने लगी और बहुत फास्ट गिरावट थी वो। तो जब ये मेरे पास आए थे तो सांस बुरी तरह से फूल रही थी और जो लंग की कंडीशन थी, जब हमने एक्सरे कराया और क्लिनिकली जब हमने एग्जामिन करा तो वो ARDS था। तो ARDS एक किसी भी लंग के इन्फेक्शन का या लंग के ट्रॉमा का एक बड़ा एडवांस्ड फॉर्म होता है, जिसे हम एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो उसी कंडीशन में ये हमारे पास आए थे और फैट एम्बोलिज्म जो है वो कॉमन होता है। फैट एम्बोलिज्म से सीधा सीधा मतलब होता है बोन मैरो एम्बोलिज्म, कि आपकी बोन टूटी, उसमें से बोन मैरो बाहर निकला, आपकी जो एक्सपोज्ड ब्लड की वेन्स हैं उनके थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया और फिर वो उसकी टेंडेंसी होती है अलग अलग जगहों पे जाने की, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वो मूव करता है तो वो लंग्स में मूव करता है और पेशेंट पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म की तरह प्रेजेंट करता है और तब उसकी सांस भी फूलती है। इनकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन की मात्रा थी वो बहुत नीचे जा रही थी, 45-48% ऐसे इनका सेचुरेशन आ रहा था। तो पेशेंट को शरीर में काफ़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो इस वक्त जब ये मेरे पास आए थे तो काफ़ी जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग इनकी स्थिति बनी हुई थी उस वक्त। अच्छा मैम, जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो उनको आगरा में नहीं बाहर भेजा जाता है, तो ये ऐसे केसेस मतलब आपके पास अक्सर हम देखते हैं आते हैं, क्रिटिकल केयर के आते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि इस तरह के केसेस आगरा में भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल आगरा में ठीक हो सकते हैं इस तरह के केसेस, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे केस के पास इतना टाइम है कि वो कहीं दूसरी जगह जा सके। एक तो ये बहुत रिस्क होता है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा सुना है कि पेशेंट को रेफ़र किया जाता है और पेशेंट रास्ते में ही मर जाता है तो उनके रिलेटिव्स उन्हें वापस लौटा लाते हैं। तो ये जो डिसीजंस है, देखिए ये तो मेनली डॉक्टर्स का है कि सही वक्त पे पेशेंट को ऐसी जगह भेजना जहाँ पे ये सारी कंडीशंस हैंडल हो सकें। फैट एम्बोलिज्म हमारे पास काफ़ी आता है, क्योंकि ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं तो उनमें यूजुअली फैट एम्बोलिज्म की प्रेजेंटेशन होती ही होती है। और अगर सही टाइम पे पेशेंट हमारे पास आ जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, हम अपना 100% उसको दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को एक बढ़िया क्रिटिकल केयर, आईसीयू की केयर मिलती है तो ऐसे पेशेंट्स बचते भी हैं। जैसे ये तो काफ़ी सीरियस आए थे और उस वक्त किसी को उम्मीद भी नहीं थी, इनकी फैमिली को भी उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो जाएंगे, बट ये बहुत अच्छे होके गए। और जब ये स्टेबल हो गए तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा इनकी सर्जरी भी करी और फीमर फ्रैक्चर को रिपेयर करके पूरा बढ़िया करके ये यहाँ से गए हैं। बट हाँ, ये बात है कि आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है और एक इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए किसी भी क्रिटिकल केयर का जो डिजीज़ होता है या जो ट्रॉमा होता है उसका बेड साइड मैनेजमेंट ही होता है।
पूरी की पूरी टीम को बेड साइड खड़े होकर पेशेंट को मैनेज करना होता है, तभी जाके ऐसे पेशेंट्स की जान बचने की एक संभावना बनती है। तो स्थिति गंभीर थी, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपको फैट एम्बोलिज्म आपके लंग्स में चला गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया है और पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी भी हो रहा था, तो ये भी एक बात थी कि हाइपोक्सीमिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोशी भी छा रही थी। इसके अलावा बहुत कम परसेंटेज में केसेस में ये जो फैट बोन मैरो एम्बोलिज्म होता है ये ब्रेन में भी माइग्रेट कर जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को एकदम से फालिज का अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। तो कुल मिला के ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और मेरे ख्याल से ऑर्थोपेडिशियंस इस कंडीशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। और करना यही होता है कि ज़रा भी अगर हमें डाउट लग रहा है कि हमारे पेशेंट को इस तरह का कुछ भी हो सकता है, तो टाइमली एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में एक अच्छे आईसीयू एक्सपर्ट के पास उस पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो मामला जिस डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया था, उनका मानना था कम से कम 4 से हफ्ते भर में स्टेबल हो पाते, पर आपने जो 48 घंटे के अंदर ही उसको स्टेबल कर दिया, ये बड़ी उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दी आपको जो उसके लिए। जी बिल्कुल, ऐसा है क्योंकि जितने सीरियस ये थे तो डॉक्टर साहब ने भी मुझसे कहा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतने स्टेबल होंगे, बट हाँ ये है कि मेरे यहाँ करीब करीब 48 घंटे के बाद पेशेंट की जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी आ गई थी। और जब ये आए थे तो वेंटिलेटर पे जाने के पूरे चांसेस थे, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि वेंटिलेटर पे ना जाने पाएँ और हमने इन्हें बाईपेप सपोर्ट से ही संभाला। हालांकि हमें मेहनत बहुत लगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट करीब 48 घंटे बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि पेशेंट बहुत स्टेबल था। जो एक लंग्स का जो एक रेडियोलॉजिकल क्लियरेंस था वो काफ़ी अच्छा था। तो उसी से फिर करीब 10 दिन के बाद ये घर गए थे और 8वें दिन इनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद मैंने इनको 24 घंटे ऑब्जर्व करा था और सब कुछ बढ़िया था। फिर ये अपने घर चले गए थे। अब तो ये दोबारा भी मिलने आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है।